दोस्तों, एक विधायक की बेटी पहले तो घर से भागती है। भागने के बाद अपनी जान ट्रेन के आगे देना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के आगे कूदती है तो वहां पर एक बाबा आते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। आखिर क्यों एक बाबा ने एक लड़की को बचाया? क्यों विधायक की बेटी घर से भागकर या अपनी जान देना चाहती थी? इस कहानी के जितने भी राज हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करना। हम आप लोगों को सारे राज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक दो बच्चे रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम मंजू है, लड़के का नाम महेश है। ये कक्षा 6 में पढ़ते हैं। दोनों ही एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन बदलाव कहाँ था, दोनों में फर्क कहाँ पर था? दरअसल ये लड़की है, जिसके पिता राजनीति में रुचि रखते हैं, और जो ये लड़का है महेश, इसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। महेश के घर पर उसकी दादी ही उसका ख्याल रखती है। और आपको बताया, मंजू के जो पिता हैं वो राजनीति में रुचि रखते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते अब राजनीति में आगे निकल जाते हैं, और मंजू भी एक बड़े बाप की बेटी बन जाती है। इधर किस्मत खराब जब होती है तो महेश की दादी भी जो उसके लिए खाना बनाती थी, वो भी उम्र के हिसाब से उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और महेश अब अकेला हो जाता है। और उसका दुनिया से मोह हट चुका था। उसका सोचना था कि कोई भी इस दुनिया में किसी का नहीं है, क्योंकि महेश यहाँ पर अकेला हो जाता है। ना ही तो कोई रिश्तेदार उसका होता है और ना ही कोई परिवार वाला होता है। दादी के मरने के बाद महेश, जो 10वीं 11वीं तक ही पहुंचा था, उसने उसी अवस्था में संन्यास ले लेता है, क्योंकि उसका खाना बनाने वाला भी कोई नहीं होता। उधर मंजू जो थी, इसके पिता जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो अब विधायक बनकर वहीं के उभर आते हैं। धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। ये 2-3 बार इलेक्शन जीत जाते हैं। जो मंजू के पिता होते हैं, तो ये भाई बहुत बड़े आदमी अब बन चुके थे। उधर महेश बहुत बड़ा बाबा जी तो नहीं बना था, लेकिन वो भी एक सन्यास में रुचि रखने लगा था, क्योंकि उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, और लंबे बाल उसके हो चुके थे, क्योंकि उसकी भी उम्र दिन पर दिन बढ़ती है। संतों का संग होता है, विचार बदलते हैं। महेश एक नेक और सच्चा संत बनता है, क्योंकि वो मोह माया से दूर हो चुका था, और उन्हें हर वो इंसान अच्छा लगता था। वो सबकी मदद करते थे, जितनी हो सके संत वेश में भी वो दूसरों की मदद किया करते थे। अब विधायक की बेटी जो मंजू है, दिन पर दिन बड़ी होती है, तो विधायक साहब अपनी रौब जमाने के लिए बेटी का विवाह करना चाहते हैं। तो विधायक साहब अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर का लड़का ढूंढना चाहते हैं। तो वो एक बिजनेसमैन वाला लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि मैं एक विधायक हूँ, अगर कभी भी मुझे कोई परेशानी आई तो ये लोग अमीर हैं, मेरा साथ जरूर निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मंजू थी, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, क्या आप मुझे बेच रहे हो? क्या आप मेरा सौदा कर रहे हो? एक ऐसे घर में मुझे दे रहे हो जहां पर केवल पैसे की ही पूछ होती है, अपने भले के लिए आप मुझे ऐसे किसी के पल्ले कैसे बांध सकते हो? मंजू इस रिश्ते से खुश नहीं होती है। बाप बेटी में विवाद सा होता है, तो जो मंजू के पिता होते हैं विधायक साहब, वो मंजू को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। जब मंजू कमरे के अंदर बंद हो जाती है, दरवाजा पीटती है, आंसू बहाती है कि पिताजी, मैंने कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जो आप मुझे कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। तो विधायक कहते हैं कि अब तू तभी बाहर निकलेगी, तब तुम्हारी बारात आएगी और तुम्हें शादी जरूर करनी पड़ेगी। मंजू परेशान होती है, दुखी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दें, मंजू की भी माँ नहीं थी, केवल उसके पिता थे। मंजू परेशान होती है, और अब मंजू सोचती है कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे बेहतर है मैं मर ही जाऊं। और अब मंजू जुगत लगाती है और अपने घर से भाग जाती है। घर से भागकर मंजू रेल की पटरियों पर पहुंच जाती है और रेल के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन ट्रेन उसे फेंककर दूसरी जगह फेंक देती है, जिससे मंजू काफी जख्मी हो जाती है, और मंजू एक तरफ बेहोशी की हालत में गिर जाती है। ट्रेन वहां से चली जाती है।
2 घंटे, 3 घंटे, 3 से 4, 8 घंटे तक मंजू ऐसे ही बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। तभी वहां पर एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी देखते हैं कि कोई लड़की बेसुध पड़ी है और काफी खून, मतलब जगह जगह उसके शरीर में चोटें थी। बाबा जी आते हैं, मंजू का सर अपने हाथ में लेते हैं, छींटे मारते हैं, मंजू होश में होती है और मंजू देखते ही कहती है कि ठीक है भगवान, क्योंकि जो बाबा जी थे उनका रूप ऐसा था कि देखते ही लगता मानो किसी भगवान के हमने दर्शन कर लिए हों। मतलब तेज था उनके चेहरे पर, बहुत तेज था। अब बाबा जी कहते हैं कि सुनो, तुम किसी दूसरे लोक में नहीं गई हो, तुम यहीं पर हो जहां से तुमने शुरू किया था। और यहाँ पर बाबा जी समझ जाते हैं कि ये लड़की अपना खुद को मारना चाहती थी, इसी वजह से यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। अब बाबा जी मंजू को होश में करते हैं, मंजू होश में हो जाती है, पानी पिलाया जाता है, अब इसकी मरहम भी लगाया जाता है। बाबा जी इसको दवाई दिलाते हैं स्टोर से और कहते हैं अगर हॉस्पिटल की जरूरत हो तो मैं आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मंजू साफ मना कर देती है, साफ मना कर देती है और कह देती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि दोनों एक साथ स्टोर भी जाते हैं, होश में भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो ये महेश बाबा जी बने थे ये बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। ये इनकी बिल्कुल भी गंदी नजर नहीं होती। एक नजर होती है ना कि हम सामने वाले को उस तरीके से देखते हैं कि बड़ा घूर घूर के, ये एक सामान्य लोगों की मदद करने वाले थे। अब जो थोड़ी देर बाद ये लड़की कुछ कुछ इन बाबा जी को पहचानने की कोशिश करती है, कहती है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको कहाँ पर देखा है। थोड़ी देर वो कहती है कि आप अपना नाम बताएंगे। तो बाबा जी कहता है कि मेरा नाम महेश है। तो एकदम से बोलती है मंजू कि कहीं आप वो महेश तो नहीं हो जो छठी क्लास में मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़ा करते थे। तो बाबा जी कहता है कि हाँ, मैं वही महेश हूँ। तो यहाँ पर मंजू कहती है कि मैं मंजू हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। तो यहाँ पर एक दूसरे को दो दो देखते हैं। तो बाबा जी कहता है कि हाँ ठीक है, जो था वहीं तक ठीक था, लेकिन अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो मंजू जिद पर अड़ जाती है और दोबारा से कहती है कि अगर आपने मुझसे जिद की तो मैं इन्हीं रेल के आगे अपनी जान दे दूंगी। यहाँ पर जो बाबा की कुटिया थी वो रेल की पटरी के नजदीक थी। अब मंजू अपनी जान देने की बात करती है तो बाबा कहते हैं कि चलो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसका मन अभी व्यस्त है। तो बाबा कहते हैं तुम आराम से रहो, मैं कहीं और पर रह लूंगा और तुम्हारा ध्यान रख लूंगा इधर उधर। तो बाबा अपनी कुटिया तक छोड़ देते हैं इस लड़की के लिए और इसके लिए खाना लाया जाता है टाइम टाइम पर। अब बाबा जब घूमते रहते, क्योंकि उसका ध्यान भी रखना एक जिम्मेदारी थी। अब ये नहीं पता था, क्योंकि ज्यादातर वो बात भी नहीं करता है मंजू से, क्योंकि वो एक अपनी संत उसमें रहना चाहता है, ज्यादा महिलाओं के करीब नहीं जाना चाहता है। मंजू धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है तो मंजू सारी बातें बाबा को बताती है दूसरे तीसरे दिन कि मेरे पिता विधायक बन चुके हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं अब उनके पास नहीं जाना चाहती। अपने फायदे के लिए मुझे ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं जो केवल पैसों को तवज्जो देते हैं। यहाँ पर महेश कहता है कि कुछ भी हो, एक बेटी की जिम्मेदारी पिता के हाथों में होती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने पिता की बात माननी चाहिए थी। मंजू गुस्सा सी हो जाती है। अब ये जो महेश बाबा हैं ये एक कुछ सामान लेने के लिए जैसे बाहर जाते हैं, तो अब मंजू के पोस्टर शहर में छप चुके थे। जब मंजू के पोस्टर देखते हैं तो वहां पर उनके पिता का नंबर लिखा हुआ था पोस्टर के नीचे। तो इस नंबर पर बाबा किसी से फोन लेते हैं, क्योंकि ये फोन भी अपने पास नहीं रखते हैं। फोन लेते हैं, मंजू के पिता को फोन किया जाता है, मंजू के पिता को वहां पर बुलाया जाता है, विधायक साहब को। अब बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में पिता आते हैं और मंजू को जबरदस्ती बाबा की कुटिया से निकालकर गाड़ी में डाल लिया जाता है। विधायक जो बाबू हैं अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाते हुए अपने आदमियों से कहते हैं कि जाओ और उस बाबा को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि मैं ये मामला आगे तक नहीं देखना चाहता। आगे चल के वो किसी और से कहेगा कि एक विधायक की बेटी बाबा जी के पास रही। जब ये बात मंजू सुनती है अपने पिता के मुंह से तो मंजू अपने पिता से घृणा करने लगती है। वो लोग उस बाबा को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से उल्टा आकर कहते हैं विधायक जी यहाँ पर बाबा नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। तो मंजू का पिता कहता है कि कोई बात नहीं, जब वो काम कर कर आए तो इसी कुटिया में उसे जला देना।
इस कुटिया के साथ ही मैं कोई भी ऐसी चीज पीछे नहीं देखना चाहता जिससे हमारी समाज में बदनामी हो। मंजू अपने पिता की बातें सुनती है। अब उसके हाथ में कुछ है नहीं, उसको जबरदस्ती घर ले जाया जाता है। घर पर भी यही टॉपिक चलता है। अब मंजू के मन में मलाल आता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई आज वो मेरी वजह से मरेगा, क्योंकि अगर पिताजी ने कहा है तो जरूर वो उसे मार कर छोड़ेंगे। तो मंजू अब फिर दोबारा भागने की प्लानिंग करती है और अब की बार भागकर 3 दिन बाद भागती है। जब उस बाबा का आने का नंबर होता है तभी मंजू घर से भागती है और बाबा के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम महेश से कहती है कि महेश बाबा तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, मेरे जो पिता के गुंडे हैं या पाले हुए कुत्ते हैं वह तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और मैं उनसे पहले भागकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब तभी जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तभी विधायक जी के आदमी आ जाते हैं और इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। दोनों का पीछा जब किया जाता है तो एक ट्रेन जा रही थी जो बनारस के लिए जाती है, उस ट्रेन में ये दोनों चढ़ जाते हैं और दोनों ही उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब महेश कहता है मंजू से कि तुम मेरे साथ क्यों आ गई, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना चाहिए। और वो कहता है कि अगले स्टेशन से मैं तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा। तो मंजू अब इस बाबा के पैर पकड़ लेती है और कह देती है कि मुझे उस दुनिया में नहीं जाना। अगर तुम भक्ति कर कर इतने अच्छे इंसान बन सकते हो तो क्या मैं पूजा कर कर इतनी अच्छी नहीं बन सकती। तो महेश कहता है ये सब किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं त्याग सकता, सुविधाएं नहीं कर सकता इतना, क्योंकि इसमें घोर तपस्या है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। महेश के मुख से जब ये बात मंजू सुनती है तो मंजू कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तुम मुझे अपना शिष्य तो बनाकर देखो। अब ये यहाँ पर जाते हैं बनारस। बनारस में महेश का एक गुरु होता है, महेश बाबा का उनका एक आश्रम होता है जिसे महेश ही चलाया करता है। अब वो बीच बीच में आता था लेकिन अब यहाँ पर परमानेंट आ जाता है और वहां पर ही जो महेश और मंजू हैं दोनों तपस्या करते हैं और तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि लोगों की समाज सेवा उन दोनों ने शुरू कर दी है। सबकी मदद करना, सबको खाना खिलाना, ये काम इन लोगों ने बनारस में शुरू कर दिया है। अब समय बीतता है दोस्तों, समय की चाल किसी के लिए नहीं रुकती। इधर जो विधायक बाबू हैं वो अब विधायकी से हार चुके थे, अब की बार इलेक्शन हार चुके और उन्होंने अपनी बेटी को भी तलाशना बंद कर दिया था। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। जब विधायक बाबू बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो एक फैसला लेते हैं कि भाई मुझे तीर्थ करने हैं। तो वो बनारस का तीर्थ करने के लिए जब जाते हैं और तट पर नहाते हैं, नहाते ही जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ होता है। उस पोस्टर में लिखा हुआ होता है साध्वी मंजू देवी और साधु महेश दोनों ही भंडारा कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित है। जब ये पोस्टर पढ़ता है मंजू का पिता तो दौड़ा दौड़ा उस आश्रम में जाता है और उसी लाइन में बैठ जाता है जहां पर सबको खाना खिलाया जा रहा था। मंजू सबको खाना परोसती है। जब पिता की थाली का नंबर आता है तो वो ऐसे ही खाना डालती है जैसे सबके लिए खाना डालती है और उन्हें इग्नोर करती है। पिता भोजन करने के बाद बेटी के सामने खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, क्योंकि आज उसकी बेटी बहुत बड़ी साध्वी बन चुकी थी। वो तपस्या में लीन रहने वाली थी, भगवान का नाम लेती थी, किसी से कोई उसका वास्ता या मतलब नहीं था। जब पिता हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है बेटी मंजू, तो यहीं पर मंजू कहती है कि पिताजी एक शब्द मत बोलना, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और कौन पिता, आप मेरे पिता नहीं हो। मैंने सारी मोह माया त्याग दी है, बस मेरा यही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की मदद कर सकूं, किसी को खाना खिला सकूं और आप यहाँ से चले जाइए, मेरा जीवन बहुत सही है, उस जीवन से मैं ये जीवन अच्छा बिता रही हूँ। ये शब्द बेटी के सुनता है और पिता नंगे पैर हुए अपनी गाड़ी में बैठता है, नंगे पैर ही, और अपने घर वापस आ जाता है। वो समझ जाता है कि मेरी बेटी अब नहीं आएगी। समझने के बाद विधायक जी अपने घर रहते हैं और मंजू और महेश वो आश्रम बहुत अच्छे से चलाते हैं और आश्रम में सारी सुविधाएं रहती हैं, सभी की मदद की जाती है। एक लड़की जिसने राजपाट ठुकराते हुए एक साध्वी का जीवन अपनाया, एक लड़का जिसके पास शायद कोई विकल्प नहीं था लेकिन वो भी एक साधु बना और ऐसा साधु बना। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और आप लोगों को बताएं, दोनों ने शादी भी नहीं की थी, वो केवल एक साधु और साध्वी बनकर रहते हैं। क्या कहोगे स्टोरी के बारे में, ये रियल स्टोरी है और इस पर लोग तरह तरह की टिप्पणी मुझे पता है देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी आपकी राय है, जो आपके दिल में बात आ रही है, ये स्टोरी सुनकर वो बात आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास
जो सब कुछ त्यागना जानते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना, हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। किसी को क्या पता था, दो जने जो बचपन में साथ में पढ़ा करते थे, शायद वो बुढ़ापे तक ऐसे साथ रहेंगे, साधु और साध्वी बनकर। ये स्टोरी ना थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे फिल्मी हो, लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ फिल्मी सा ही तो चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश ना आपका जीवन बना सकती है। क्योंकि दूसरे की जब हम मदद करते हैं ना, किसी की जो मदद के काबिल हो, जिसे मदद की जरूरत है, अगर उसकी हम मदद करते हैं ना, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। उस दिन आपको नींद अच्छी आएगी जिस दिन आप किसी की हेल्प करोगे।